हेलो दोस्तों, मैं हूं अशीम अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल एडजेट चैनल। आज हम 12th क्लास के फिज़िक्स के बारे में कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो 2021 में आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, झारखंड जैक बोर्ड एकेडमिक या कई भी बोर्ड में अगर आप पढ़ रहे हैं तो गॉस का प्रमेय जो होते हैं बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ख़ास करके 2021 सेशन के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको हम पूरी तरीक़ा से आपको याद करवा देंगे और बहुत इजी तरीक़ा से आपको समझा देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं कि सर गॉस प्रमेय समझ में नहीं आता एक्चुअल में क्या है और इसको हमको याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है। ख़ास करके हम आपको बता दें कि 12 क्लास में किसी भी क्वेश्चन को आप याद करके रट्टा मार के आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि 12 क्लास का जो है सिलेबस थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो आप चीज़ों को जब तक नहीं बारीकी से समझेंगे तब तक काम आपका नहीं होगा। तो गॉस प्रमेय को आपको आज हम डिटेल से समझाएंगे, इसका उपयोग भी बताएंगे और गॉस का प्रमेय यानी गॉस जो था यानी भौतिकी विज्ञान का जो ये था आपका साइंटिस्ट था, उनका गॉस थ्योरम लाने का क्या मकसद था, गॉस थ्योरम का एक्चुअल उपयोग क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो गॉस प्रमेय पढ़ने से पहले आपको पिछला वीडियो देखना होगा और उसमें आपको विद्युत फ्लक्स के बारे में जानना होगा। तो इस वीडियो में आपको पहले हम विद्युत फ्लक्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद फिर आपको गॉस थ्योरम समझाएंगे। और गॉस थ्योरम के रिलेटेड, गॉस से रिलेटेड किसी भी सवाल आपको पूछ दे, किसी भी तरह का पूछ दे तो ईजिली तरीक़ा से आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको विद्युत फ्लक्स को समझना है। तो यहाँ पे आपको हम समझाएंगे पहले फ्लक्स को, ठीक है। फ्लक्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे फ्लक्स को हम फाई से सूचित करते हैं। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे दूसरा जो बात है, यहाँ पे आपको विद्युत फ्लक्स क्या है। विद्युत फ्लक्स का अर्थ होता है कोई भी एक क्षेत्र है, ठीक है, कोई भी एक क्षेत्र है, उस क्षेत्रों के मतलब उस क्षेत्रों के परपेंडिकुलर सतह पे, ठीक है, यानी सरफेस पे, यानी परपेंडिकुलर उसका सतह जाएगा और उस क्षेत्रों से विद्युत जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक विद्युत चीज़ को ये करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन को देख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि विद्युत क्षेत्रों में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी किसी भी पृष्ठ से, कोई एक पृष्ठ ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक पृष्ठ हम छाप के रखे हैं, इसको आप देख लीजिए, ये राफ किए हैं। तो इस पृष्ठ के लंबवत, ठीक है, तो ये लंबवत जो ये है लंबवत, इसको हम स्पेस बोलेंगे या लंबवत पृष्ठ बोलेंगे। कोई भी वस्तु की या कोई भी चीज़ के, ठीक है, लंबवत जो पृष्ठ है उनके, और यहाँ पे विद्युत क्षेत्रों, ठीक है, तो उनसे यहाँ के उसमें भी गुजारने वाले चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। अब यहाँ पे जो ये स्पेस का ध्यान रखना होगा आपको, स्पेस होना चाहिए, सरफेस होना चाहिए, और ये बहुत छोटा यानी स्मॉल, यानी बहुत छोटा होना चाहिए। तो इसी के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि विद्युत क्षेत्रों में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाले कुल बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे आपको हम थोड़ा सा समझा देते हैं। हम फाई, यहाँ पे फ्लक्स को फाई से सूचित करते हैं। यहाँ पे डेल फाई क्यों दिए, डेल फाई का अर्थ होता है बहुत छोटा, और बहुत छोटा हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे ई मतलब होता है विद्युत क्षेत्र, ठीक है, ई मतलब विद्युत क्षेत्र। यहाँ पे जो इधर है विद्युत क्षेत्र आपको लग रहा है, और डी एस यहाँ पे क्या है, डी एस यहाँ पे है आपका जो उसका जो मतलब स्पेस, सरफेस, ठीक है, तो एक छोटा सा सरफेस, स्मॉल सरफेस, इसलिए हम लोग डी एस लिख रहे हैं। अब यहाँ पे कॉस थीटा क्यों आया, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे जो है उसका मतलब एंगल के रिस्पेक्ट में होगा, इसलिए कॉस थीटा। अब 11th क्लास में हम पढ़े हैं, अब अगर वेक्टर पढ़े होंगे तो वहीं पे पढ़े होंगे, अगर किसी में कॉस थीटा होता है तो उसको हम क्या करते हैं, डॉट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ई सदिश और डी एस सदिश डॉट हो जाता है, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, राफ में पहले समझ लीजिए। उसके बाद जब हम इसको क्या करते हैं, पूरा फाई यानी पूरा फ्लक्स हम निकालना चाहेंगे, तब छोटे छोटे फाई यानी छोटे छोटे हमको जो फ्लक्स है उनको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करने गए तो यहाँ पे हमारा डी फाई यानी डेल फाई का जो यहाँ पे वैल्यू था उसको हम पुट कर दिए,
ठीक है। तो डेल फाई का वैल्यू पुट कर दिए। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, ई यदि आपका कांस्टेंट होता है, जितनी भी हम चीज़ यहाँ पे बताते जा रहे हैं आप थोड़ा सा इसको ध्यानली देख कर रखिए। यहाँ पे ई जो आपका है, ई अगर कांस्टेंट होता है तो ई को आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे और डी एस को आपको इंटीग्रेशन करना होगा। यही चीज़ होता है फल्स का, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको अब डिस्कस करेंगे। फल्स को हम क्या करते हैं, विद्युत फल्स को फाई से सूचित करते हैं। बहुत को स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे ई का मतलब नहीं समझता है, एफ मतलब ना, फाई मतलब होता है फल्स, और ई देने का मकसद होता है नीचे छोटा करके सिफिक्स में ई लिखने का मतलब होता है कि विद्युत फल्स, ठीक है। इसे हम सूचित करते हैं। विद्युत फल्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। जब आप किसी भी वीडियो में देखेंगे या बहुत सारे लोग आपको फल्स के बारे में समझाएंगे तो इस चीज़ को डीपली नहीं लेता है। विद्युत फल्स दो प्रकार के होने का मकसद होता है, एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। यहाँ पे हम दोनों पॉइंट को क्लियर किए हैं कि जब किसी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाएं बाहर की ओर जाती है, यानी मान लीजिए कोई एक बंद आपका जो है पृष्ठ है या कोई पृष्ठ है और इनसे आपका जो है बल रेखा बाहर की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइम आपको क्या होगा, विद्युत फल्स जो होंगे धनात्मक होंगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई एक पृष्ठ है और उनके अंदर की ओर क्या हो रहे हैं, विद्युत बल रेखा आ रहे हैं, तो उस टाइम जो होगा विद्युत फल्स का नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। यही दो पॉइंट को हम यहाँ पे लिख के रखे हैं, आप इसको पढ़ लीजिए थोड़ा सा। इसके बाद जो चीज़ हम आपको राब में समझाए उसी चीज़ को फिर यहाँ भी हम आपको लिख के समझा रहे हैं। यहाँ विद्युत क्षेत्र जो है ई है, यानी उसमें अगर हम फिगर में जाएंगे, चलिए आपको हम बार बार फिगर को ऊपर नीचे करके हम दिखाएंगे। यहाँ पे ई जो यहाँ पे जो सरफेस है ये स्मॉल सरफेस है और इस साइड क्या हो रहा है आपका विद्युत क्षेत्र है, ये आपका हो रहा है बल रेखा, ठीक है, ठीक है, उस स्पेस के डायरेक्शन में। तो यहाँ पे दोनों चीज़ को हम क्लियर किए हैं, इस चीज़ को आप देख लीजिए, ठीक है, कि यहाँ पे जो आपको ई है वो विद्युत क्षेत्र है, डी एस क्या है, क्षेत्र है। ये विद्युत क्षेत्र और डिस क्षेत्र वाले पृष्ठ के अभिलंब से यानी थीटा कोण बनाते हैं, उसके लंबवत कितने कोण बनाते हैं, थीटा कोण बना रहे हैं, ठीक है, उसके लंबवत थीटा कोण बना रहे हैं। तो अगर थीटा कोण होगा तो क्या होगा, फाई ई बराबर, ये फार्मूला होता है फाई ई बराबर यानी इलेक्ट्रिक फल्स यानी विद्युत फल्स, ई यानी विद्युत क्षेत्र और उसका सरफेस और उसके कॉस थीटा के गुण में होते हैं, ठीक है। तो कॉस थीटा को हम डॉट प्रोडक्ट में ऐसे लिख सकते हैं, यदि थीटा का मान मेरा 0 हो जाए तो सबसे ज़्यादा विद्युत फल्स निकलेगा। थीटा का मान 0 का अर्थ होता है ये एक स्पेस है और इधर आपका बल विद्युत क्षेत्र है और उसी दिशा में यदि आपका जो है बल रेखाएं निकाल रहे हैं तो विद्युत फल्स का मान सबसे मैक्सिमम होगा। अब यदि यहाँ पे परपेंडिकुलर हो रहा है, मान के चलिए विद्युत क्षेत्र रेखा इधर है, इधर विद्युत क्षेत्र है और इधर विद्युत क्षेत्र बल रेखा इधर आ रहे हैं और इनके बीच जो है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो उस टाइम क्या होगा, विद्युत फल्स नहीं होंगे। बहुत सारे जगह में या बहुत कभी कभी ऐसे होते हैं कि आपको जो है ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि विद्युत क्षेत्रों के समानांतर पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फल्स क्या होते हैं। तो समानांतर पूछा गया, समानांतर का अर्थ होता है ये आपका ये है और इस साइड में आपका क्या जा रहे हैं, विद्युत क्षेत्र, और इस साइड में आपका क्या जा रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो इसमें जगह क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं जाएंगे तो इसके बीच क्या हो जाते हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल होने पर क्या हो जाएगा, विद्युत फल्स 0 होगा, ठीक है। अब हम जाएंगे गॉस लॉ में, ठीक है। ये था थोड़ा सा आपको पहले इस चीज़ के नॉलेज होना चाहिए, इसलिए हम आपको समझा रहे हैं। अब जो चीज़ हम प्रूफ किए, गॉस ने कुछ नहीं किया, जो चीज़ हमने प्रूफ किए यानी विद्युत फल्स को जो दिखाए उसी को वो शॉर्टकट किया। सिर्फ गॉस लॉ का ऐसा सिद्धांत है कि उसमें हम जैसे जैसे मेरा स्पेस बढ़ता जाएगा, सरफेस बढ़ता जाएगा या सरफेस का डिज़ाइन चेंज होता जाएगा, दूसरा होगा तो उसका जो है सरफेस जो है अलग अलग होने लगेगा। तो उसको देखते हुए गॉस ने आपका क्या किया, गॉस का प्रमेय को बनाया या सिद्धांत दिया। तो इसने बताया किसी भी बंद पृष्ठ, इसमें हमेशा इस शब्दों के ऊपर ध्यान रखना होगा, किसी भी बंद पृष्ठ, और बंद पृष्ठ का अर्थ ही आपको समझना होगा 3D। 3D का अर्थ होता है जैसे एक सर्किल, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2D हो जाएगा। लेकिन जब आप फुटबॉल के बारे में बात करेंगे तब क्या हो जाएगा, वो 3D हो जाएगा, ठीक, जिसका 3 विमा होते हैं। जैसा आप मान सकते हैं मकान यानी घना, बेलन, तो ये सब आपका 3D हो जा रहा है। जब आप
सर्किल के बारे में बात करेंगे, जैसे आप त्रिभुज के बारे में बात करेंगे, तो ये आपका 2D हो जाएगा। लेकिन गॉस का प्रमेय का जो सिद्धांत बोल रहा है वो आपका बंद होना चाहिए। बंद का अर्थ होता है 3D होना चाहिए, तब जाकर ये फॉर्मूला या इस चीज़ को समझ में आपको आएगा। ठीक है, तो आपके दिमाग में हमेशा 3D समझना है। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फल्स, किसी भी बंद पृष्ठ है और उनसे निकालने वाले जितने भी विद्युत फल्स होंगे, तो उसके अंदर जो उपस्थित आवेश होंगे उनके 1/ε0 गुना होता है। ठीक, अब यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि कितने भी बड़ा चीज़ है उनसे कोई लेना देना नहीं, कोई भी चीज़ है उसका आकृति से भी कोई लेना देना नहीं, लेकिन उनके अंदर जितने भी विद्युत फल्स होंगे उनके उपस्थित आवेश यानी आवेश के क्या होंगे, ε0 गुना होंगे। तो यहाँ सबको काफ़ी चीज़ क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे छोटा सा हम आपको एक ट्रिक्स छोटा सा यहाँ पे बताएंगे। यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश को हम क्यू मान लिए, जैसे यहाँ पे हम फिगर में दिए हैं आपको। ठीक, तो इसमें एक बंद पृष्ठ है, इसके अंदर जो है कुल आवेश यानी टोटल आवेश इसमें क्यू है। तो गॉस के प्रमेय के अनुसार उस पृष्ठ से गुजरने वाली, तो इन पृष्ठ से इनका जो बंद होगा, इनका किसी भी एक पृष्ठ ले लीजिए, तो इनके पृष्ठ से क्या होगा, गुजरने वाले जो विद्युत फल्स होंगे, संपूर्ण विद्युत फल्स, वो क्या होगा, फाई ई यानी ई का अर्थ होता है विद्युत फल्स 1/ε0 इंटू की यानी क्यू गुना हो जाएगा, यानी आवेश के 1/ε0 गुना होगा। ठीक, ये आपका था। अब इसको हम थोड़ा सा प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे, प्रमाण करेंगे। मान लिया कि एक आर त्रिज्या वाले एक गॉसियो, ठीक है, आर त्रिज्या वाले क्या है, गॉसियो सतह है, जिनके अंदर क्यू यानी प्लस मतलब होता है कि बाहर की ओर, तो इसमें प्लस क्यू आवेश स्थित है। यदि ई विद्युत क्षेत्रों की तीव्रता हो, यानी ई यदि यहाँ पे विद्युत क्षेत्रों की, अब जब आवेश यहाँ पे होंगे तो किसी भी जगह पर आवेश होने पर क्या होता है, विद्युत क्षेत्रों की तीव्रता होते हैं जो बाहर की ओर जाते हैं। अगर अंदर की ओर आएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, बाहर की ओर जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर विद्युत क्षेत्र है तो उनसे ई तो जाएगा ही, निकलेगा ही, तो विद्युत क्षेत्रों की तीव्रता एवं ds यहाँ पे जो है उसके दूरी यानी सतह को ये कर रहे हैं, यानी इस जगह को आप ds कह सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा टुकड़ा को हम फिर आगे उसको क्लियर करेंगे। तो ds सतह पर अभिलंब अगर हो, ठीक, ds सतह पर वो अभिलंब हो, और अभिलंब होगा ही, तो अभिलंब होने पर क्या होता है 0 डिग्री। और यदि उसके समानांतर होते हैं तो क्या होंगे 90 डिग्री, इसको आपको पहले बताए हैं। तो समानांतर होगा तो क्या होगा, विद्युत फल 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर ये हो 0 हो तो उसी सब चीज़ को यहाँ पे ये क्या जा रहा है, यहाँ पे सबसे पहले जिस चीज़ को हम आपको विद्युत फल्स में समझाए थे उसी चीज़ को यहाँ पे खंडन किया जा रहा है। तो ये आपका नोट्स में लिखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे ई वेक्टर यानी विद्युत क्षेत्रों का वेक्टर और उसके सतह का यानी पृष्ठ का वेक्टर डॉट में, तो डॉट को जब हम खत्म किए तो कॉस थीटा देना होगा, यानी कॉस थीटा के बदले हम डॉट लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ आपको, अब थीटा का जो वैल्यू हुआ वो 0 डिग्री हुआ, क्योंकि उसके अभिलंब हुआ। तो अभिलंब होंगे तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया 0। थीटा का वैल्यू जैसा हम पुट किए तो यहाँ पे मेरा ds आ गया, यानी ई वेक्टर और ds वेक्टर। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे क्या कि फाई ई बराबर माने क्यू नेट इनसाइड। क्यू नेट इनसाइड का अर्थ होता है क्यू परिमाण के आवेश से इनसाइड, इनसाइड का अर्थ होता है बाहर की ओर, तभी जाकर ये प्लस बना। तो उनका क्या होगा, ε0 गुना होगा, वरना 1/ε0 गुना होगा। तो इसका 1/ε0 गुना हो, इसी को हम तो क्या कहते हैं, ई वेक्टर ds कहते हैं। जैसे आप आगे जाएंगे तो आप यही चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस क्षेत्र में आपको हम फिर इस पिक्चर में आपको समझाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे क्यू परिमाण के एक आवेश है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ एक सतह है, जिस सतह को आप ds कर रहे हैं, और इसके अकॉर्डिंग इधर विद्युत क्षेत्र लग रहा है जो कि लंबवत है। तो लंबवत मतलब
थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा। अब ये आपका विद्युत क्षेत्र ई है और डी एस सतह पर लग रहा है, तो ये आपका फाई जो है यानी डेल्ट फाई यानी छोटा सा विद्युत फल्स। तो बहुत सारे छोटा सा विद्युत फल्स को यहाँ पर अगर आपको हम ग्राफ में दिखाएं, यहाँ पे तो जगह है नहीं, अगर बहुत सारे छोटा सा देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ढेर सारे जगह में होगा, ठीक है। और ये आपका 3D में है यानी सरफेस है, ये क्लोज आपका है, स्फीयर जो है यानी ये जो फिगर है यानी स्फीयर जो है क्लोज सरफेस में है। तो इसके हर डीएस को अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, बहुत सारे होंगे। तो हम जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन लगाते हैं। और इसमें किसी भी अगर सतह होते, कोई अगर गोलीय सतह हो या किसी भी सतह के अंदर अगर आवेश रहते हैं तो विद्युत क्षेत्र क्या होते हैं, समान होते हैं। ये हम पिछले पढ़ चुके हैं। समान दूरी पर विद्युत क्षेत्र तो आर दूरी होंगे, तो आर दूरी अगर है तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, समान होगा। विद्युत क्षेत्र समान का अर्थ होता है कि वो कांस्टेंट हो जाएंगे, तो कांस्टेंट होगा तो उसको बाहर कर लेंगे। और इस चीज़ को जब आप लिखा देखिएगा यानी फाइल ऐसे करके करेंगे और इसमें फिर इंटीग्रेशन लगाइएगा, तो इसका अर्थ होता है बंद, ठीक है। तो ये हमारा बंद की अर्थ होता है 3D। बंद मतलब यहाँ पे कोई बंद नहीं, जैसे वृत्त खींचेगा तो वो भी तो बंद ही रहेगा, त्रिभुज खींचेगा वो भी तो बंद रहेगा। तो यहाँ पे बंद का अर्थ होता है 3D, और इस चीज़ को हम पहले क्लियर किए हैं। तो ठीक है, तो इस चीज़ को यानी फाई इंटीग्रेशन को हम क्या बोलेंगे, क्लोज बोलेंगे। अब यहाँ पे फाई ई बराबर ई वेक्टर इंटीग्रेशन ds। ds का अर्थ होता है बहुत सारे छोटे ds में, ठीक है। तो इसको हम जब इंटीग्रेशन किए तो मेरा आया ds को अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो s होगा। जब हम इंटीग्रेशन मैथ में पढ़े थे तो उसमें हम ये चीज़ देखे थे क्या होता था। अगर उसको आप नहीं जानते, कोई अगर स्टूडेंट बायोलॉजी से होंगे तो उसको पता बोल देते हैं। यदि किसी का पावर यहाँ पे n होता है, उसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका पावर क्या होते हैं, बढ़ जाता है, यानी ds से उसका ये हो जाता है। कुछ नहीं अगर होते हैं तो उसमें ये हो जाते हैं, ठीक है। तो मैथ में ये सब चीज़ समझ में आपको आ जाएगा। अब ई का फॉर्मूला हम पहले से ही जानते हैं। जब विद्युत क्षेत्र हम प्रूव कर रहे थे किसी बिंदु पर, किसी बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसमें हम उसको प्रूव किए थे। अगर उसको नहीं देखे हैं तो उसको वीडियो का भी लिंक दे देंगे, या तो उन सब वीडियो और आपको इस साल के लिए फिर और एक बार हम बना के दे देंगे। 1/4πε0 और आवेश और उसकी दूरी के स्क्वायर के हम माने व्युत्क्रम होते हैं, ये हम जानते थे, ठीक है। और एक बार हम बोल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र ई का फॉर्मूला जो होता है 1/4πε0 इंटू आवेश बाय उसकी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो यहाँ पे दूरी हम r लिए हैं। अब यहाँ पे s मतलब क्या होता है, सरफेस। सरफेस मतलब होता है गोलीय पृष्ठ, और गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr²। तो यहाँ पे 4π हम r² लगा दिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, पाई 4π कट गया, और यहाँ पे r² और यहाँ का r² के साथ कट गया। तो यहाँ पे आपका बचा q और यहाँ पे बचा 1। अगर कुछ नहीं भी बचा तो 1, और नीचे बचा ε0। तो इससे मेरा प्रूफ हो गया क्या, कि यहाँ पे 1/ε0 और q आवेश। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक मज़े की हम बात बताएंगे। जो चीज़ यहाँ पे मान के चलिए ये दूरी मेरा r है, अब इस दूरी को हम 2r कर देंगे तो भी मेरा फॉर्मूला यही रहेगा। क्योंकि गॉस का कहना था कि दूरी बढ़ने पर, दूरी से, आकृति से, किसी भी डिजाइन का हो, वो घनाभ हो, घन हो, बेलन हो, गोला हो, कुछ भी हो, उससे कुछ उसका लेना देना नहीं था। सिर्फ वो क्या होना चाहिए था, बंद होना चाहिए था, 3D में होना चाहिए था। और उसके दूरी के साथ कुछ उसके लेने देना नहीं है, सिर्फ उसके अंदर जो आवेश है, उस आवेश किसी अगर सतह से गुजर रहे हैं तो उनके 1/ε0 गुना होता है। यही चीज़ गॉस ने कहा था। तो मान के चलिए यदि आप यहाँ पे 2r दे देंगे दूरी, तो यहाँ भी आपका 2r का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी 2r का स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर तो कट के ज्यों का स्यों हो जाएगा, वही रह जाएगा। यदि मान के चलिए आपका जो है यहाँ पे दूरी r नहीं दे के अब दे दिया k, तो यहाँ भी k² हो जाएगा, यहाँ भी k² हो जाएगा, तो काट के फिर घूम फिर के वही आएगा। तो आशा करेंगे कि आप लोग की गॉस का प्रमेय जो है समझ में आ गया है। और बोर्ड एग्ज़ाम में खास करके हम जैक बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत बार, कई बार ऐसे देखा गया कि जैक बोर्ड ने गॉस के प्रमेय को इस टाइप से भी पूछ सकता है आपको कि गॉस के प्रमेय लिखे और इसके द्वारा कूलम नियम स्थापित करे। कूलम का जो नियम था, कूलम नियम आप पढ़े होंगे, फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं।
तो यहाँ पे जितने भी चीज़ हम ऊपर में लिखे हैं सभी को आपको लिखना होगा, यानी जो आपको विद्युत फल समझा है उस चीज़ को नहीं, गॉस के प्रमेय जितना भी उसका सिद्धांत था उन सारे सिद्धांत को यहाँ पे लिखना होगा और यहाँ तक आपको आना होगा। लेकिन यहाँ पे जो सवाल लिखे हैं इस सवाल को नहीं लिखना होगा, इस सवाल आपका शुरू में रहेगा। तो यदि एग्जाम में इस सवाल को आपको पूछ दिया कि गॉस के प्रमेय को लिखे और इसके द्वारा कूलम नियम साबित करें, तो यहाँ से लेकर आपको शुरू से यहाँ से लेकर पूरा टोटल चीज़ आपको लिखना होगा, ये फिगर भी आपको ड्रॉ करना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हम नीचे ये फिगर जो किए हैं ये आपका राफ है, इस फिगर को ड्रॉ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे जाना होगा क्या कि हम जानते हैं, ये तो आप प्रूव कर दिए ही हैं, लेकिन उसके बाद ये आप तो जानेंगे, अब नहीं लिखेंगे, अब वो चीज़ अलग हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है फाई को जहाँ पे आपका एक जगह में आपको इक्वेशन 1 2 कुछ मानना होगा, इस जगह में इसको आपको इक्वेशन 1 मान दीजिएगा या कुछ भी आप मान सकते हैं। तो उसको आप क्या कीजिएगा, उसके बदले यानी फाई ई के बदले यानी इलेक्ट्रिक फल्स के बदले यानी विद्युत फल्स के बदले आप ई एस लिख सकते हैं। और इधर तो है आपका क्यू ना आवेश बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे ई को रखिए और इसको इधर लेके जाइए, ठीक है। अब एस का जब हम फार्मूला जाएंगे तो इसका फार्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, अभी हम आपको दिखाए ऊपर में इसका फार्मूला यानी सरफेस का क्षेत्रफल जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर लिख दिए। तो आपका ई का जो फार्मूला है वो भी यहाँ पे प्रूफ हो गया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। यदि आपको विद्युत क्षेत्रों की फार्मूला भी प्रूफ करने दे दे एग्जाम में तो इसी से प्रूफ भी कर सकते हैं। अब क्या बताया गया हमको कूलम लॉ, तो कूलम लॉ जो है दो आवेश के बारे में बात करते हैं कि दो आवेश अगर हो, दो बिंदु आवेश होना चाहिए और उनके बीच एक दूरी होना चाहिए। तो विद्युत क्षेत्रों के इसको परीक्षण के लिए हम एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट की कल्पना किए। यदि परीक्षण आवेश क्यू नॉट की यहाँ पे हम कल्पना किए तो यहाँ पे मेरा जो विद्युत क्षेत्र होता है यानी विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है एफ बाई क्यू नॉट। तो एफ बाई अगर क्यू नॉट होगा तो हम इसको अगर कोनाकानी गुण करेंगे कोनाकानी, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा मेरा, ठीक है। एफ बराबर मेरा हो जाएगा एफ यहाँ पे एफ बराबर अगर डायरेक्टली अगर देखेंगे तो ई क्यू नॉट, और ई का वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, तो उसको यहाँ पे रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई आर स्क्वायर, और पहले से क्यू नॉट यहाँ पे है तो ये आपका फार्मूला बन गया। तो आशा करेंगे आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। और इसी से रिलेटेड और 2-3 क्वेश्चन है जिसका सिर्फ आकार चेंज किया गया, जैसे आपका आ जाएगा बेलन या कोई गोलियों सतह, तो इस तरह का जब हम बात करेंगे तो उनके लिए एक अलग से हम वीडियो लाएंगे जो कि काफ़ी समझदार होंगे। और इन क्वेश्चनों को आप ज़रूर लिख लीजिए और एक तसल्ली के साथ इसका तैयारी करें। जो भी टीचर मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए देख रहे हैं, हम इससे आपसे उम्मीद यही रखेंगे कि इस थ्योरम को, इस प्रमेय को अब बच्चों को बढ़िया से ज़रूर पढ़ाएं क्योंकि ये एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात चैनल के बारे में हम थोड़ा सा ये कर दें कि किसी को अगर नोट्स पीडीएफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेना है तो अभी मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको 500 रुपया पे करना होगा और उसी के माध्यम से हर सब्जेक्ट का नोट्स, हर सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ दिया जाता है। तो अब जाइए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए, बहुत सारे मज़ेदार वीडियो हैं, उनको देखिए और मज़े से पढ़िए। और मेरे साथ अगर कुछ डिस्कस करना है तो जाकर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। थैंक यू very much।